मायावती और आनंद कुमार पर इनकम टैक्स का शिकंजा कसता जा रहा है। मायावती की पार्टी के खाते में 104 करोड़ के डिपॉजिट के बाद मायावती कटघरे में हैं। उन्हें सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। मायावती ने कहा कि उनके पास पाई का हिसाब है, बीजेपी अपने खातों का खुलासा करे। बीजेपी ने कहा कि पार्टी चुनाव आयोग को अपना पूरा ब्यौरा देगी, आपको नहीं। इसे मायावती की चुनावी मजबूरी कह लीजिए कि चंदे के हिसाब किताब पर उन्हें सफाई देने खुद आगे आना पड़ा। मायावती ने दावा किया कि बीएसपी के अकाउंट में जमा हुए 104 करोड़ की पाई का हिसाब है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी अपने चंदे का खुलासा करेगी। यदि इनमें थोड़ी सी भी सच्चाई व ईमानदारी है तो इनको फिर बीएसपी के बैंक में जमा कराए गए धन को उजागर करने के साथ साथ अपनी खुद की पार्टी के भी धन को भी जरूर उजागर करना चाहिए। हम तो अब ये कहेंगे कि मायावती जी नोटबंदी का इतना खुला विरोध कर रही थी, क्यों कर रही थी, संभवतः अब इसका संकेत मिल रहा है। मायावती ने दलित कार्ड उछाला, नजरें यूपी चुनाव पर थीं तो जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया। जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोग ये कतई भी नहीं चाहते हैं कि जहां एक दलित वर्ग की बेटी के हाथों में केंद्र व आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी आए। अपने द्वारा बड़ी संख्या में नोटबंदी के बाद जो सैकड़ों करोड़ रुपए जमा किए गए हैं, उसे दलितों के खिलाफ विरोध बताया जाएगा। एक दिन पहले मायावती ने यूपी के मुसलमानों के नाम एक अपील की थी, बीजेपी से सतर्क रहने को कहा था। मायावती का दावा है कि बीएसपी के चंदे की जांच पड़ताल उसी हमले का नतीजा है। यहां मैं ये कहना चाहूंगी कि कल बीजेपी द्वारा, यानी कि जब मेरी प्रेस खत्म हो गई थी, कितने परेशान हुए होंगे, इनको नींद नहीं आई होगी मेरी प्रेस को सुनने के बाद। ये मेरी प्रेस के बाद का रिएक्शन है। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उसका पूरा उसको मतलब राजनीतिक पूर्वाग्रह की पराकाष्ठा है, और अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए दूसरे पर आरोप, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मायावती ने ये सफाई भी दी है कि पार्टी खाते में जिस रकम पर सवाल उठाया जा रहा है वो 8 नवंबर से पहले ही जमा हुई थी। आज तक ब्यूरो। नोटबंदी पर आज विपक्ष ने मोदी सरकार पर साझा हमला किया। राहुल गांधी ने सहारा की डायरी का सवाल उठाया तो ममता बनर्जी से नोटबंदी की सुपर इमरजेंसी की तुलना कर दी। विपक्ष की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से बीएसपी, समाजवादी पार्टी, लेफ्ट पार्टियों की गैर मौजूदगी से इनकी एकजुटता पर भी सवाल खड़े हुए। मोदी 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 मोदी। मंच चुनावी, मुद्दा नोटबंदी का और निशाने पर विरोधी। स्वागत है भाई, स्वागत है। उत्तराखंड से मोदी ने एक बार फिर हुंकार भरी, नोटबंदी के फैसले को डिफेंड किया तो विपक्ष पर सवाल खड़ा किया। अगर देश की गरीब जनता का मुझे साथ न होता तो ये लोग पता नहीं मेरा क्या क्या कर देते जी। अभी भी इसी फिराक में है कि मौका मिल जाए तो टूट पड़ेंगे मोदी के ऊपर, लेकिन उनको पता नहीं है 125 करोड़ देशवासियों का रक्षा कवच करके बैठा हुआ हूं। इसमें अच्छा दिन नहीं होता है पॉलिटिक्स में। मोदी की चुनावी सभा के चंद घंटे बाद ही राहुल गांधी और ममता बनर्जी एक साथ कैमरे के सामने नजर आए। हिंदुस्तान की जनता कह रही है और पूछ रही है कि हमारे को ऐसी चोट क्यों मारी। दोनों का ही एक सवाल था, 50 दिन पूरे होने वाले हैं, सरकार के पास क्या जवाब है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 30 तारीख को सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा था अगर 30 तारीख को सब कुछ ठीक नहीं होगा तो मैं जवाब दूंगा। 30 तारीख आने वाली है, सिचुएशन वैसी की वैसी है। अगर 50 दिन का बाद भी ये चीज फैसला नहीं होगा
क्या प्राइम मिनिस्टर विल यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिजाइन एज ए प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द कंट्री? विल यू रिजाइन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टरशिप? इट इज योर एश्योरेंस दैट हमको 50 दिन का वक्त दो, अगर हम नहीं कर पाएगा तो आप बोलो। आपके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम लग रहा है। राहुल गांधी ने सहारा डायरी का भी सवाल उठाया, सरकार से दो टूक पूछा। जब शीला दीक्षित को जांच से ऐतराज नहीं, तो नरेंद्र मोदी जांच से क्यों बचना चाहते हैं? आपने कहा कि शीला दीक्षित की जांच हो जाए, लेकिन शीला दीक्षित ने कहा कि जायजे को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण होता नहीं है, और उसी को लेकर के बीजेपी प्रधान कह रही है कि शीला दीक्षित पर सवाल खड़े कर रही है, और उसी डायरी को लेकर कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष इतना बड़ा विरोध कर रहे हैं। सफाई बात है। देखिए, शीला जी ने स्वयं कहा है कि इस इशू पे आप इंक्वायरी कराइए, ठीक है, आज कहा है। नरेंद्र मोदी जी ये क्यों नहीं कह रहे हैं? कांग्रेस ने आज सरकार की दो तरफ से घेराबंदी की। नोटबंदी की म्याद खत्म होने से पहले घेराबंदी का नया एक्शन प्लान वो तैयार कर चुकी है, और जैन हवाला केस में आडवाणी की मिसाल देकर मोदी के सामने नैतिकता का बड़ा सवाल भी खड़ा किया। विपक्ष की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती उससे पहले बीजेपी का जवाब भी आ गया। 10 साल तक सबसे अधिक सोनिया गांधी के अलावे प्रधानमंत्री से अधिक ताकत रखने वाले राहुल गांधी खामोश थे जब उनकी सरकार पृथ्वी के हर अंग में भ्रष्टाचार कर रही थी। जो मैंने पहले भी कहा था, एक शब्द राहुल गांधी ने नहीं कहा। कांग्रेस आरोप लगाती है तो बीजेपी अतीत का आईना लेकर खड़ी हो जाती है। सवाल यही है कि क्या इसलिए मौजूदा सरकार को बच निकल जाना चाहिए, क्योंकि घोटाले भ्रष्टाचार पहले भी होते रहे हैं। कुमार विक्रांत, दिल्ली, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून में 12,000 करोड़ की चारधाम परियोजना का शिलान्यास किया। यह उत्तराखंड की काया पलट करने वाला प्रोजेक्ट है। उत्तराखंड में चुनाव की तारीख की घोषणा बस होने वाली है, उससे पहले ही बीजेपी ने यह बड़ा दांव चल दिया। उत्तराखंड के लिए यह ऐतिहासिक मौका है। देहरादून में पीएम मोदी ने चारधाम परियोजना का शिलान्यास रखा। अगर ये परियोजना पूरी हो जाए तो उत्तराखंड की शक्ल ही बदल जाएगी। ये चार धाम यात्रा के लिए उत्तम मार्ग, अच्छी व्यवस्था उत्तराखंड के लोगों को तो रोजी रोटी देगी, उत्तराखंड के विकास के लिए चारों दिशाओं में नए अवसर प्रदान करेगी। इस परियोजना के तहत केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का दौरा बेहद आसान हो जाएगा। पूरी परियोजना पर 12,000 करोड़ की लागत आएगी। परियोजना का असली मकसद तमाम हाईवे को दुरुस्त और आधुनिक बनाना है। करीब 900 किलोमीटर लंबे हाईवे का विकास होगा, जिनमें धारासू से यमुनोत्री 95 किलोमीटर, धारासू से गंगोत्री 124 किलोमीटर, रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड 76 किलोमीटर, ऋषिकेश से धारासू 144 किलोमीटर, ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग 140 किलोमीटर, रुद्रप्रयाग से माना गांव 160 किलोमीटर, टनकपुर से पिथौरागढ़ 148 किलोमीटर लंबा हाईवे शामिल है। आज मुझे खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री इस योजना का शुभारंभ कर रहे हैं, पर शुभारंभ करते समय मुझे कहते हुए इस बात की खुशी हो रही है कि करीब 3,000 करोड़ के 300 किलोमीटर के कार्य का हमने शुभारंभ कर दिया है। ये 2 लेन प्रोजेक्ट है। एक लेन की चौड़ाई कम से कम 10 मीटर रखी गई है। चारधाम मार्ग के आसपास पार्किंग स्पेस और इमरजेंसी की स्थिति में इस्तेमाल के लिए हेलीपैड भी बनाए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत 13 बाईपास, 2 सुरंग, 25 बड़े ब्रिज और 3 फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। तीर्थयात्रियों की सहूलियत के लिए 18 सुविधा केंद्र भी बनाए जाएंगे। 154 बस स्टैंड और ट्रक ले बाई बनाए जाएंगे। चारधाम विकास परियोजना के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में जिस ऑल वेदर रोड का खाका पेश किया है, दुर्गम पहाड़ों में उसका रास्ता उतना आसान नहीं है, लेकिन अगर केंद्र सरकार तय समय पर इस बड़ी परियोजना को पूरा करने में कामयाब रहती है तो सही मायनों में उत्तराखंड में चारधाम और पर्यटन का कायाकल्प हो जाएगा। दिलीप सिंह राठौर और कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ मंजित नेगी, देहरादून,
आज तक। देश के 2 शहरों में आज एयरपोर्ट्स पर सैकड़ों यात्रियों की सांसें अटकी रहीं। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों से भरे 2 विमान आमने सामने टकराने से बाल बाल बचे, तो गोवा में एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के दौरान विमान फिसल गया। हैरान करने वाली ये तस्वीर दिल्ली एयरपोर्ट की है, जहां स्पाइस जेट और इंडिगो के विमान रनवे पर आमने सामने आ गए। सुबह लखनऊ से इंडिगो का विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर आया, जिसमें 160 यात्री सवार थे। इंडिगो का विमान रनवे से टैक्सी वे की ओर जा ही रहा था। इसी दौरान दिल्ली से हैदराबाद जाने वाला स्पाइस जेट का विमान रनवे पर आया। स्पाइस जेट के विमान में 187 यात्री सवार थे, यानी कि ऐन वक्त पर पायलट ने सावधानी नहीं बरती होती तो 350 लोगों की जान खतरे में आती। और अब गोवा में डाबोलिम एयरपोर्ट की तस्वीर पर गौर कीजिए। जेट एयरवेज की फ्लाइट नंबर 9W2374 रनवे पर टेक ऑफ के दौरान फिसल गई। इस दौरान विमान 360 डिग्री घूम गया, जिससे करीब 15 यात्री मामूली रूप से घायल हो गए। खबर इंद्राणी मुखर्जी की। शीना बोरा केस में इंद्राणी पिछले 15 महीनों से जेल में है और इस दौरान उसके माता पिता की मौत हो चुकी है। अक्टूबर में मां, दिसंबर में पिता। आज अदालत ने इंद्राणी को 12 घंटे के लिए जेल से जाने की इजाजत दी। जेल के अंदर 15 महीनों में इंद्राणी बिल्कुल बदल गई। सफेद बालों वाली इंद्राणी को पहचानना मुश्किल था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आज तक।